हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC प्री की यूनिट 4 को कवर कर रहे हैं, जिसमें लगभग हमने 99% टॉपिक्स क्या कर दिए, कवर कर दिए हैं। जैसे आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा पठार, पहाड़ियाँ, फिर पर्वत, साथ साथ नदियाँ, ऊर्जा के संसाधन, सिंचाई व्यवस्था, कृषि, उद्योग, ये आदि टॉपिक हमने इसमें क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा यूनिट 4 का आखिरी टॉपिक मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं जननांकिकी बचा हुआ है। आज के लेक्चर में हम इसे ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कभी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदा है। मैंने अभी भी बता रहा हूँ आपको, कम से कम 8 से 10 प्रश्न डायरेक्ट इनसे पूछे जाएंगे 14 लेक्चर से, और साथ साथ 2 से 4 लेक्चर इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं लेक्चर से पूछे जाएंगे। तो आप देख लीजिए, 10 का भी पूछते हैं तो 20 नंबर है, और 14 का भी पूछ ले तो 28 नंबर है। यानी लगभग 20 से लेके 25 या 30 नंबर आपको इसी यूनिट से देखने को मिलने वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। तो मेरा यही कहना है कि मात्र 14 लेक्चर है गिनती के, इन 14 लेक्चर को आप ज़रूर देखिए। अब मैं आने वाले समय में आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को कवर कराने वाला हूं। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लगातार बने रहिए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या और जननांकिकी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सर, जनसंख्या मेनली इनकी गणना क्यों की जाती है। ठीक है कि सर इनकी जनगणना क्यों होती है, हर 10 सालों में ही क्यों होती है, 15 सालों में क्यों नहीं होती है। तो देखिए, इसका क्या होता है कि जनगणना क्यों की जाती है कि सरकार एक क्या करती है, जैसे मान लीजिए उनके द्वारा कोई योजना लेके आई गई। ठीक है, अब सरकार ने कोई योजना बना दी और योजना के तहत वो लाभ देना चाहती है जनता को। अब सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए, एक डाटा होना चाहिए कि यार भारत में मान लीजिए कि 7 अरब जनसंख्या है या 125 करोड़ जनसंख्या है, ये बोल दीजिए। ठीक है कि 125 करोड़ जनता है, जिसमें से गरीबी के अंतर्गत इतने आते हैं और अमीरी के अंतर्गत इतने आते हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग इतने हैं, अनुसूचित जाति के लोग इतने हैं। अब क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्तमान में भी क्या होते हैं कि एक जो मुख्य दशा होती है देश की, मतलब एक मेन पहलू होता है, उससे छूटे होते हैं, उन्हें आज भी उस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि आज भी हम मध्य प्रदेश के कई जिलों में जाएंगे तो आपको क्या, वहाँ पर स्कूल की कमी देखने को मिलेगी, वहाँ पर साक्षरता दर शून्य होगी। तो ऐसी कुछ इन सभी के लिए योजनाएं बनाने के लिए क्या कराती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार क्या कराती है, मेनली जनगणना कराती है। ये हर 10 सालों में एक बार होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जनगणना की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1872, कब, 1872 में वाइसराय थे लॉर्ड मेयो। कौन थे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम भारत में जनगणना कराने की बात कही और जनगणना कराई। ठीक है, उसके बाद 1881 में जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया, उसके बाद से नियमित आधार पर हर 10 साल में क्या कराई जाती है, जनगणना कराई जाती है। दोनों पे पीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई थी, और फिर नियमित रूप से जनगणना किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुई, वाइसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से क्या हुई, एक लगातार 10 सालों में क्या होने लगी, जनगणना होने लगी। जनगणना के अब कभी हम संवैधानिक की बात करते हैं, सर संविधान में इसका वर्णन कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 246 में जनसंख्या को या जनगणना को संघ सूची के विषय में शामिल किया गया है। यानी ये किसके द्वारा होगी, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार के सहयोग से क्या होती है, जनगणना कराई जाती है। फिर आपको याद रखना है कि मध्य भारत में जनसंख्या विभाग की स्थापना 1961 में की जाती है, और यह विभाग भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया आपको, अनुच्छेद 246 के तहत क्या कराई जाती है, जनगणना कराई जाती है, संघ सूची का विषय है ये। 1961 में एक जनसंख्या विभाग बनाया जाता है, वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी मैंने बताया। फिर अपन ने इसके इतिहास की बात करी तो मैंने बताया कि लॉर्ड मेयो ने 1872 में सबसे पहली बार भारत में जनगणना कराई। फिर 1881 से नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
ठीक है। अब जनसंख्या नीति लेके आई गई 2000 में, क्यों लेके आई गई? कि जनसंख्या को हमें बढ़ने से भी रोकना है और क्या करना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना है। इसके लिए जनसंख्या नीति कब आती है? 2000 में आती है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नीति 11 मई 2000 को लाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश में 11 मई को जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। और भारतीय जनसंख्या दिवस कब आता है? 11 जुलाई के दिन आता है। दोनों में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बताता हूँ कि मेनली प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसके ऊपर और हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न समाप्त हो जाएगा। देखो यहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर में देखा तो क्या पूछता है, लिंगानुपात से पूछता है, ठीक है। फिर वो साक्षरता दर से पूछता है मेन प्रश्न। फिर वो ST SC यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के ऊपर कुछ प्रश्न पूछता है, कितनी जनसंख्या है, किस जिले में ज़्यादा है, कुल जनसंख्या कितनी है दोनों के मिला के, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है मध्य प्रदेश की, इन सभी के ऊपर क्या करता है, PSC प्रश्न पूछता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को आज हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जनगणना की बात करते हैं कि सर 2011 में जब जनगणना हुई तो उस समय मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे, कितने गांव थे, कितनी तहसील शामिल थी। 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश के कौन से नंबर की जनगणना थी, इन सभी की हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना जो थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। भारत के आधार पर कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर की थी। अब आप सभी को पता है कि हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956 में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब होगी, 1961 में होगी। सर कैसे होगी, 81 में हुई, 91 में होगी, फिर 1901 में होगी, 1911 में होगी। इस प्रकार 1961 में क्या होती है, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना होती है। 2011 में जो जनगणना होती है वहाँ मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना होती है। आप ऐसे ही गिन लेना, मैंने लॉजिक बता दिया है कि 1956 में मध्य प्रदेश बना था, तो 1961 में पहली जनगणना हुई होगी, 1971 में दूसरी, 81 में तीसरी, फिर 91 में चौथी, 1 में 5वीं और 2011 में 6वीं जनगणना होती है। 2011 की जनगणना की बात करते तो मध्य प्रदेश में उस दौरान कितने 50 जिले शामिल थे, तहसील 342 थी, कस्बे 576 थे और गांव 54,903 गांव इसमें शामिल थे। अब आपके PSC में पूछ लेगा 2011 की जनगणना के दौरान मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले शामिल थे, तो आपको याद रखना है कि कितने ज़िले शामिल थे, कि सर 50 ज़िले शामिल थे। 51वां आगरमालवा बना था उसके बाद। देखिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनसंख्या के संबंधित आंकड़ों की। तो 2011 में जो जनगणना हुई उसके तहत मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या थी, 7,26,809। 7 करोड़ जनसंख्या थी। आप ऐसे ऊपर मोटा मोटा याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 थी। यहाँ भारत की जनसंख्या, जैसे कि भारत की जनसंख्या मान लीजिए 125 करोड़ थी उस टाइम गिनती तो यह भारत की जनसंख्या के कुल कितना प्रतिशत थी, तो वो थी 5.99%। कुछ किताबों में से 6.6% भी लिखा जाता है, पर आपको याद रखना है वह कितना प्रतिशत थी, 5.99% थी, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना हुई जो, तो 2001 से कुल कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई हमारे मध्य प्रदेश में, तो आपको याद रखना है 20.3% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसे हम आगे ही बात करेंगे, अभी आप इतना ही याद रखिए कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809। भारत की कुल जनगणना का यहाँ कितना प्रतिशत है, तो 5.99% है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है, मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर 6ठा बड़ा राज्य है। कौन सा है, 6ठा बड़ा राज्य है। अधिकतर किताबों में इसे 5वां बता दिया है, पर अभी अपन किसके आधार पर मानेंगे, वो जनगणना के आधार पर पूछेगा कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश भारत में कौन से स्थान पे, तो आपको कौन सा लगा के आना है, 6वां लगा के आना है, ना कि 5वां लगा के आना है, ठीक है। कई वो पूछता है तेलंगाना के गठन के बाद 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन होता है, उसके बाद जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आने लगा है, 5वें नंबर पे आने लगा है। पर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे था, तो आपको याद रखना है 6ठे नंबर पे मध्य प्रदेश था, ठीक है।
अब यहाँ पे कुल पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो 3,76,00,000 के समथिंग पुरुष थे। आप परसेंटेज में याद रखिएगा 51.7% किसकी थी, मेल पॉपुलेशन थी, यानी किसकी, पुरुषों की जनसंख्या थी। महिलाओं की बात करते हैं तो इसमें से 100% में से घटाओगे तो 38.3 हमारे यहाँ के कौन थी, फीमेल या महिला जनसंख्या थी। आपको याद रखना है तो हमारे यहाँ क्या है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है 51.7, 100 में से 51.7 घटा दोगे तो 48.3 निकल के आएगी, वो होगी हमारे यहाँ क्या, महिलाओं की जनसंख्या। फिर कुल नगरीय जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी रहती है, 27.6%। 30% से भी कम हमारे यहाँ जनसंख्या है, वो कैसी है, शहरी जनसंख्या है। लगभग ग्रामीण में रहते हैं 72.40% जनसंख्या हमारे यहाँ कहाँ पर रहती है, ग्रामीण में रहती है। तो आपको याद रखना है 72.4% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। और उसके बाद क्या है, 27.6% जनसंख्या हमारे यहाँ क्या है, शहरी जनसंख्या है। इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आएगा सर जनसंख्या बता दिए, अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बता दीजिए और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बता दीजिए, क्योंकि मेरे एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वर्तमान में वो कहाँ पर, कौन सा है, इंदौर का। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग 25 से 27 लाख लोग निवास करते थे। आज की डेट में यह तादाद ज़्यादा बढ़ गई होगी, लगभग 40-50 लाख के समथिंग पहुँच गई होगी। दूसरा बड़ा जिला जबलपुर याद रखना है, तीसरा बड़ा जिला सागर याद रखना है। ज़्यादा लंबा मत जाइए, मैंने डाटा दे दिया, कभी आपसे याद होता है तो याद कीजिएगा। बाकी 3 नाम आपको याद रखने हैं, सबसे पहला इंदौर, उसके बाद जबलपुर और तीसरे नंबर पे सागर। ठीक है। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम हरदा में है, उसके बाद उमरिया में है, उसके बाद श्योपुर में। अब आप बोलोगे सर जो निवाड़ी जिला बना था वो निवाड़ी जिला हमारे यहाँ वर्तमान में क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। तो अभी अपन किसके आधार पर बात कर रहे हैं, 15वीं जनगणना के डाटा के अनुसार बात कर रहे हैं, तो उसके आधार पे ही आपको टिक लगा के आना है। तो उसके आधार पर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, हमारा हरदा होगा। कभी आप नवीन डाटा के अनुसार बात करेंगे तो निवाड़ी जिला आ जाएगा, क्योंकि निवाड़ी में अभी वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या है। परंतु अभी हमें 2011 की जनगणना के अनुसार लगा के आना है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, हरदा होगा। ठीक है। अब भैया सर सबसे अधिक नगरीय आबादी यानी जो शहरी जनसंख्या है वो किस जिले में निवास करती है, वो हमें बता दीजिए। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है वो इंदौर में रहती है, और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहती है, रीवा जिले में रहती है। इन दोनों का बात याद रखे तो रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, पर जो मैंने ये ऊपर बताया इतना आपको याद रखना है। क्या बताया सर, भारत की मध्य प्रदेश की जनगणना करते हुए आपने बताया कि मध्य प्रदेश में 26,26,809 लोग रहते हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.99% है। सर जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश भारत में 6वां बड़ा राज्य है। यहाँ पर 51.7% पुरुष रहते हैं, साथ साथ 48.3 महिलाएं रहती हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया सर्वाधिक आबादी वाला जो जिला है वो इंदौर है, और न्यूनतम आबादी वाला जिला क्या बताया मैंने, हरदा बताया। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो अगला हम देखते हैं कि सर जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताइए। अब जनसंख्या वृद्धि दर आप किससे कंपेयर करेंगे, आपको कंपेयर क्या करना होगा, जो प्रीवियस ईयर में क्या हुई थी, जनगणना हुई थी, मतलब जो 14वीं जनगणना हुई थी, कब हुई थी, 2011 में। तो 14वीं जनगणना के अनुसार पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मापन करना होगा कि 2001 की तुलना में 2011 में कितनी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ी। उसे ही क्या बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर बोल रहे हैं। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया, 7,26,26,809 हमारे यहाँ कुल जनसंख्या है। ठीक है। 2001 की तुलना में बात करेंगे तो 2001 की तुलना में लगभग 20.3 करेक्ट डाटा है, आपको सीधे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 20.3% की क्या हुई है, आबादी बढ़ी है 2001 की तुलना में। यानी पूछेगा मध्य प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो आपको याद रखना है 20.3 क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है। फिर पूछेगा कि मध्य प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र में कुल कितने लोग बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र में कितने बढ़े, तो शहरी क्षेत्र में 25.7% लोग बाग बढ़े हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 18.4% लोग बढ़े हैं। याद होता तो याद होता है, नहीं तो मत कीजिएगा, परंतु जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है उसे आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि सर सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में बढ़ी और न्यूनतम जनसंख्या किस शहर में बढ़ी। तो आपको याद रखना है कि इंदौर में क्या हुई है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है,
कितनी, लगभग 32%। फिर उसके बाद झाबुआ, उसके बाद भोपाल का नंबर आता है। आप एक एक नाम याद रख लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि होती है अनूपपुर में, ये भी आपको याद रखना है। संभाग की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग में होगी, जिसमें सर्वाधिक जिले होंगे या यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको किस जिले में मिल रही है, अभी किस संभाग में मिल रही है, इंदौर संभाग में। तो आपको याद रखना है इंदौर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। और न्यूनतम हुई थी नर्मदापुरम जिले, नर्मदापुरम संभाग में न्यूनतम जनसंख्या की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो आप तो केवल जिलों का याद रख लीजिए, संभाग का बाई चांस पूछता है, पर डाटा था तो मैंने आपको बता दिया। आपको बस इतना याद रखना है कि 20.3% क्या है, हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक जनसंख्या हमारे यहाँ इंदौर में बढ़ी है और न्यूनतम जनसंख्या हमारे यहाँ कहाँ पर बढ़ी है, अनूपपुर जिले में बढ़ी है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी सब डाटा है, जिससे याद हो रहा है याद हो करिए, नहीं होता है तो मिनिमम इतना आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी, लिंग अनुपात की, कि सर लिंग अनुपात क्या होता है। तो देखिए लिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात ऐसे निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी मैं एक फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, महिलाओं की संख्या अपॉन 1000 पुरुषों की संख्या। ये क्या होता है, लिंग अनुपात का फॉर्मूला होता है। यानी 1000 पुरुष के ऊपर हमारे यहाँ कितनी महिलाएं हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, लिंग अनुपात बोला जाता है। आप ना 10,000 देखना, ना 1,00,000 देखना, आपको 1000 देखना है। ठीक है, तो देखिए लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 931 है। यानी 1000 पुरुष का भी एक जगह रहते हैं तो उन पर 931 महिलाएं हैं। यानी लिंग अनुपात की हमारे यहाँ जब भी बहुत कमी है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में लिंग अनुपात बराबर होना चाहिए, बेटी को भी उतना ही बढ़ावा देना चाहिए जितना आप बेटों को देते हैं। तो ये लिंग अनुपात किससे सही होगा, या तो आप शिक्षा बढ़ाइए लोगों के मन में, बेटी के प्रति एक सकारात्मक सोच कीजिए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटों को पढ़ाइए, उसी के आधार पर क्या होगा, वर्तमान में जो लिंग अनुपात है वो बराबर में आ सकता है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे भी जिले यहाँ पर महिलाओं पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 931 है। अब सर 2001 से तुलना करके और बता दीजिए, तो आपको याद रखना है 2001 में मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था, 919 था। यानी कुल कितने, 12 अंकों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये सब पूछा गया है, इसीलिए मैं सब लिख के लेके आया हूँ पीएससी ने, नहीं तो मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आके सीधा आपको 2011 की जनगणना बता देता। पर यहाँ पर पूछा गया है कि 2001 की तुलना में कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो इसीलिए मैं इसको लिख के लेके आया हूँ कि 2001 में क्या था, 919 था, जो वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया, 931 हो गया। 2001 की तुलना में मध्य प्रदेश में 12 अंकों की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब हम राष्ट्रीय लिंग अनुपात की बात करते हैं तो राष्ट्रीय लिंग अनुपात कितना है, 943 है, 943। यानी कितने अंकों की कमी है, 12 अंकों की कमी है। पेपर में पूछेगा राष्ट्रीय लिंग अनुपात से मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात में कितने अंकों की कमी है, तो आपको याद रखना है 12 की। फिर 2001 से कितनी वृद्धि हुई तो उसे भी 12 कर देना। ठीक है, ऐसे आपको दोनों याद हो जाएंगे, कभी आपके पेपर में पूछ लेता है तो। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले की। 2 बार पीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है मेरे सामने, यहाँ से कभी आया होगा 5 से 7 बार प्रश्न लगातार पूछा होगा, कभी अदर एग्जाम की बात करेंगे तो। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश के 4 जिले क्या है, मध्य प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। पीएससी ने यही पूछा था, निम्न में से किस जिले का लिंग अनुपात 1000 से अधिक नहीं है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए 4 जिले कैसे आपको याद रखना है, वा, अली की, मंडी। इसे 4 बार बोल लीजिएगा, बा, अली की, मंडी। तो इससे क्या है, ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। तो देखो सबसे पहले बा से क्या बनेगा, बालाघाट। फिर अली से क्या बनेगा, अलीराजपुर। फिर की से कुछ नहीं बनेगा, मां से बनेगा मंडला। और डी से बनेगी डिंडोरी।
ठीक है, तो ये 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक है। बा अली की मंडी, बा से आएगा बालाघाट, अली से आएगा अलीराजपुर, की का कोई मतलब नहीं है, मा से होगा मंडला और डी से होगा डिंडोरी। तो सर इनका लिंग अनुपात कितना है वो भी बता दी। तो आपको याद रखना है बालाघाट का लिंग अनुपात है 1021, याद रख लीजिएगा, पीएससी ने पूछा हुआ है। फिर अलीराजपुर का 1011, मंडला का 1008 और डिंडोरी का 1002। ये 4 जिले वो हैं जिनका लिंग अनुपात कितना है, 100 से अधिक है। अब हम 100 से कम की बात करते हैं तो उसके बाद आता है झाबुआ का नंबर 990। तो आपको 4 जिलों का नाम याद रखना है। न्यूनतम लिंग अनुपात पेपर में पूछा जाता है, तो न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करते तो न्यूनतम अनुपात किस जिले में, भिंड में है। क्योंकि भिंड इधर बोलते कि मध्य भारत में लड़कियों को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, पर मेरा मानना है वहाँ की बालिकाएं बहुत अच्छा पढ़ती हैं, सिलेक्शन भी अधिक लेती हैं और उनके यहाँ क्या है कि शिक्षा बहुत अच्छी मानी जाती है, व्यक्ति को वो पढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है, वर्तमान में बढ़ रहा है धीरे धीरे, पर न्यूनतम लिंग अनुपात 2011 की जनगणना में कितना था, 837 था। उसके बाद आता है मुरैना का नंबर जिसका 840 था। उसके बाद आता है ग्वालियर का नंबर 864 था। उसके बाद आता है दतिया का नंबर 863 था। यहाँ से आपको 4 नाम याद रखने हैं, इसमें ज़्यादा याद नहीं होता तो कम से कम भिंड और मुरैना को आपको याद रखना है, क्योंकि भिंड का क्या है, न्यूनतम लिंग अनुपात है। कितना लिंग अनुपात था, 837। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात की। तो शिशु लिंग अनुपात भी क्या होगा, 1000 माताओं के द्वारा, मतलब 1000 पुरुष बच्चों पे, यानी जो हमारे यहाँ बॉयज़ होते हैं उसके ऊपर क्या है, गर्ल्स जो पैदा होती हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जनगणना होती है और जनगणना में 7 वर्ष से अधिक के बच्चों को गिना जाता है साक्षरता दर में। अभी अपन बात करेंगे जब साक्षरता की बात करेंगे। शिशु लिंग अनुपात की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात कितना है, 918 है। सर्वाधिक किस जिले में, अलीराजपुर में 918 और न्यूनतम है मुरैना में 829। केवल इसे इतना याद रख लीजिएगा, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे बात करते हैं तो साक्षरता दर की बात करते हैं कि सर साक्षरता दर क्या होती है। देखिए मध्य प्रदेश में इसकी एक डेफिनेशन बोली जाती है कि जिस व्यक्ति को कभी अपना साइन भी करना आता है तो वो क्या माना जाएगा, साक्षर माना जाएगा। उसी के आधार पर साक्षरता नापते हैं। साक्षरता की सबसे पहली एक लाइन आपको याद रखना है कि साक्षरता में जो शामिल किया जाता है, ठीक है, कि साक्षरता में किसे, कि सबकी नापते हैं, पुरुष सबकी। ठीक है, अब देखो साक्षरता दर की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 69.3 क्या है, साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की। अब 2001 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, 50.60 अंकों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब आप इसमें से कभी इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 13 में से 6 गए तो 7 और यहाँ पे 8 में से 5 गए तो 3। तो 2001 में कितनी थी, 63.70 क्या थी हमारे यहाँ साक्षरता दर थी। वर्तमान में वो बढ़ के कितनी हो गई है, 69.3 हो गई है। ये एग्जैक्ट डाटा है, इसमें आपको मिसमैच किसी से नहीं होना है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है, 5.60 अंकों की हुई है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, यहाँ पर लगभग 81% लोग पढ़े हुए हैं। फिर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, यहाँ पर केवल 36.1% लोग बाग पढ़े हुए हैं। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का ही ना होके भारत का भी सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है, आपको याद रखना है। तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर, अलीराजपुर में। कभी 3 जिलों की बात कर लेगा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ये 3 सर्वाधिक साक्षर है। न्यूनतम अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। ठीक है, अब ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं। सर हमारे यहाँ ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो 63.9% हमारे यहाँ के क्या है, ग्रामीण पढ़े लिखे हैं। वहीं 82.8% हमारे यहाँ क्या, शहरी लोग पढ़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं सर पुरुष साक्षरता की ओर, बता दीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 78.7% पुरुष जनसंख्या हमारे यहाँ क्या है, साक्षर है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षर आपको कहाँ पर मिलेंगे, जबलपुर में मिलेंगे। वहाँ के लगभग 87.3% लोग क्या हैं, पुरुष पढ़े हुए हैं। न्यूनतम कहाँ पर, अलीराजपुर में लगभग 42%। फिर महिला साक्षरता की बात करते तो महिला साक्षरता कितनी है, 59.2% क्या है हमारे यहाँ महिला साक्षरता है। अब सोच लीजिए कितना कम है, लगभग 19% तो वो पुरुष से ही कम है। कि मेल लिटरेसी से भी फीमेल लिटरेसी कितनी कम है, इसको ही आपको बढ़ाना है। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, लड़कों से अच्छा करके बताना है। ठीक है,
तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं की बात करेंगे तो भोपाल जिले में 74.8% महिलाएं भोपाल की पढ़ी लिखी हैं, ये आपको याद रखना है। और न्यूनतम आपको क्या, अलीराजपुर में। तो अब इसमें हमने क्या क्या बात करी, साक्षरता में क्या क्या याद रखना है सर, आपने कुल साक्षरता बताई हमारे यहाँ कितनी, 69.3%। फिर आपने पुरुष साक्षरता की बात करी तो 78.7% हमारे यहाँ पुरुष पढ़े लिखे हैं और 59.2% हमारे यहाँ क्या है, महिलाएं पढ़ी हुई। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता हमें जबलपुर में देखने को मिली और न्यूनतम पुरुष साक्षरता हमें अलीराजपुर जिले में मिली। सर्वाधिक महिला साक्षरता हमें भोपाल जिले में देखने को मिली और न्यूनतम कहाँ पर देखने को मिली, हमें अलीराजपुर में। फिर जो मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या थी साक्षर, उसमें से सर्वाधिक साक्षर हमारे यहाँ जबलपुर में है और न्यूनतम कहाँ पर है, अलीराजपुर जिले में है। तो ये क्या है, इसका फ्लो डायग्राम है, इसे बना लीजिएगा बार बार, ऐसे ही कुछ करके याद करना है, बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगी, जनगणना है, ऐसे याद नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, साक्षरता दर खत्म होती है, साक्षरता के बाद बात आती है जनसंख्या घनत्व की। अब सर जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व को आप ऐसे देख लीजिए, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कुल कितने लोग रहते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्र कम है और जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो उसे ही जनसंख्या घनत्व बोलते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अब सर मध्य प्रदेश के सापेक्ष में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 236 है। 2001 में जो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था वो था 196, ठीक है। यानी कितने, 40 लोगों की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यानी 40 अंकों की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितना है, 236 है और राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना, 382। 2001 की तुलना में मैंने आपको बता दिया 40 अंकों की वृद्धि हुई है, यानी कितने थे 2001 में, 96 थे। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की, तो आपको मालूम है कि भोपाल का एरिया कम है और भोपाल में ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल में। कितने, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 855 लोग रहते हैं, नंबर भी आपको याद रखना है इसका, पीएससी ने पूछा हुआ है इसलिए। फिर इंदौर दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ पर 841 लोग रहते हैं। तीसरे पे जबलपुर आता है, 473 लोग रहते हैं, पर आपको मेन ये 2 याद रखने। फिर न्यूनतम की बात करेंगे तो ये तो एमपीपीएससी ने 3 से 4 बार पूछा है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है डिंडोरी जिले में हमें मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। कितना, 1 वर्ग किलोमीटर पे वहाँ पर केवल 94 लोग रहते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी 94, उसके बाद श्योपुर 104। अब इसमें हमने क्या क्या बात करी जनसंख्या घनत्व में, आपको ऐसे ही फ्लो डायग्राम बना के रखना है कि सर 236 आपने हमें वो बताया था, 40 अंकों की वृद्धि बताई थी। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में है 855 और न्यूनतम डिंडोरी में है 94। तो ऐसे बना लेना बार बार, एक पेज पे आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति कैसे याद करना है, जनजाति बड़ा है, टी बाद में आता है, ठीक है। तो जनजाति शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कहाँ पर, अनुसूचित जाति, ठीक है। अब पहले हम शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे। तो पहले आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या का जो कुल प्रतिशत है वो कितना है, 36.70% है। यानी लगभग यहाँ की 36.70% जनसंख्या वो है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, यानी शेड्यूल ट्राइब एसटी की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में एसटी की बात करते हैं तो 21.1% जनसंख्या, कितनी, 21.1% जनसंख्या हमारे क्या है, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। जनसंख्या अनुसार बात करते हैं कि सर सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब हमारे यहाँ कहाँ पर रहती है, तो आपको याद रखना है पहले जनसंख्या अनुसार बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रतिशत के अनुसार बात करेंगे। एग्जाम में दोनों बेस पे पूछा जाता है, इसलिए दोनों बेस का याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या जो रहती है अनुसूचित जनजाति की वो कहाँ पर, धार जिले में रहती है, उसके बाद बड़वानी जिले में रहती है, उसके बाद झाबुआ में रहती है। न्यूनतम बात करेंगे तो भिंड में न्यूनतम रहती है और उसके बाद दतिया का नंबर आता है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या के आधार पे हमने देख लिया मैक्सिमम कहाँ पर, धार में, और न्यूनतम कहाँ पर, भिंड में।
फिर प्रतिशत के अनुसार बात करेंगे कि सर प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब कहाँ पर रहती है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब कहाँ पर रहती है, अलीराजपुर में। यहाँ पर लगभग 89% जनसंख्या क्या है, शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, फिर न्यूनतम कहाँ पर रहेगी, वहीं भिंड में रहती है न्यूनतम शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब का आप दोनों याद रखिएगा कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, धार में, और न्यूनतम कहाँ पर, भिंड में। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, अलीराजपुर में, और न्यूनतम कहाँ पर रहते हैं, भिंड में। अब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो लगभग 15.6% जनसंख्या हमारे यहाँ क्या है, अनुसूचित जाति की है। ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनसंख्या के आधार पर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट हमारे यहाँ कहाँ पर रहती है, इंदौर में रहती है। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ पर रहती है, झाबुआ जिले में रहती है। इनका याद रखना है आपको सीधे सीधे। प्रतिशत के अनुसार बात करेंगे तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट हमारे यहाँ उज्जैन में रहती है और न्यूनतम कहाँ पर रहती है, झाबुआ में रहती है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है कि देखिए अनुसूचित जनजाति और जाति की मैंने बात करी तो आपको कितनी बताई, सर आपने 31.6% के समथिंग हमें बताई थी, 36.6% के समथिंग, जिसमें से कितनी बताई थी मैंने। ठीक है, अब उसमें से मैंने लगभग 21.1% जनसंख्या किसकी बताई आपको, शेड्यूल ट्राइब की बताई, और 15.6% जनसंख्या आपको किसकी बता दी, मैंने आपको अनुसूचित जनजाति की बता दी। सर्वाधिक अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब थे वो कहाँ पर रहते थे, कि सर आपने बताया धार में जनसंख्या के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार भी बताया। फिर आपने बताया कहाँ पर, शेड्यूल कास्ट को, ये सर्वाधिक इंदौर में, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक उज्जैन में। तो ये सब याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं, कितने लोग हमारे यहाँ कार्य में विलीन है, तो 43.5% जनसंख्या हमारे यहाँ कार्य में लगी हुई है, ये बताया जाता है। पुरुष लगभग 53% लोग हैं जो कार्यशील है, महिला लगभग 32.6% हमारे यहाँ कार्यशील है। 69.8% लोग कृषि में लगे हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक कृषि करने वाले लोग डिंडोरी में रहते हैं और न्यूनतम कृषि में करने वाले लोग कहाँ पर रहते हैं, भिंड में रहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, हमारा जनगणना का टॉपिक पूरा देखा। अब आप सभी को पता है यहाँ पर यूनिट 4 हमारी कंप्लीट होती है। अब मैं आपसे लास्ट में 2 प्रश्न पूछता हूँ, उनके जवाब आपको देना है। पहला है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। फिर दूसरा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। इन दोनों आंसर का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है, आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया कितने नंबर, लगभग 20 से लेकर 30 नंबर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसी से पूछने वाले हैं। मात्र 14 लेक्चर हैं, 14 लेक्चर को बार बार देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, एक टॉपिक को पढ़िए, उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है आपको तो आपकी कॉपी में उसे नोट करना है, ना कि गलतियां निकालनी कि सर ने कम पढ़ा है। कम नहीं, कुछ चीज़ें अपने से भी करना है आपको। पर मेरी पूरी उम्मीद है कि मैंने 100% आपको दिया है, कि जितना मैं पढ़ता था उससे ज़्यादा मैंने आपको देने की कोशिश की है, और इसको आप शेयर कीजिए। अब हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की पॉलिटी की, जिसमें मैं आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में पढ़ाऊंगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रशासन के बारे में बताऊंगा, फिर पंचायती राज्य के बारे में बताऊंगा। तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।